वाली है दोस्तों डाटा सफिशिएंसी के लिए, यानी कि आंकड़े पर्याप्तता। बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे, ये डे 1 की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आंकड़े पर्याप्तता यानी कि डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो रेलवे में आने वाले प्रश्न हैं या एसएससी में आने वाले प्रश्न हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, कांस्टेबल, इन एग्जाम्स में आने वाले जो प्रश्न हैं वो बड़े ही सिंपल से होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उपलब्ध जो डाटा है उसको चेक करना है कि वो प्रश्न का आंसर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आएगा दोस्तों एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि हां ये डाटा सफिशिएंट होता है किसी भी प्रश्न का आंसर निकालने के लिए। मैंने आपको होमवर्क के लिए प्रश्न भी दिए थे और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीखे भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किए भी थे। ठीक है, आराम से 10 तक हमने किए थे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा इधर, पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं आज हम। पार्ट 1 काफी बढ़िया तरीके से डिस्कस हो गया है जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज पार्ट 2 की बारी। लेट्स गो। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए। अब आप पहले इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए कि 2 डाटा दे रखे हैं हमने, डाटा 1, डाटा 2 और एक दिया हुआ होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि सर 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ। ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमारा प्रश्न सिंपल सा ये है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसको बताना है। ठीक है, 6 persons A B C D E F are sitting around a circle facing inside. Who among the following sits second to the right of E? पहला, B sits second to the right of A. D is not the immediate neighbor of B. Only one person sits between D and E. Neither F nor C is the immediate neighbor of E. C is not the neighbor of B. चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूं क्योंकि वहां पर जगह कम है। तो लीजिए, फर्स्ट वाले को मैं पहले सोल्व करने जा रहा हूं। क्या बोला है कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले ये तो देख लो कि कितने लोग थे, 6 लोग थे। अब अगर ये 6 लोग हैं, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिए, जब 2 लोग कॉमा के रूप में दे रखे होते हैं या यूं कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में यदि कॉमा होता है दोस्तों, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि सेकंड पर्सन को पहले बिठाया जाता है। किसको पहले बिठाया जाता है? सेकंड पर्सन को पहले बिठाया जाता है। सेकंड पर्सन कौन है दोस्तों? ए है, तो हमने ए को बिठा दिया ए को। अब क्या बोला है कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर यहां बिठा दिया हमने बी। ठीक है, करेक्ट है। ये देखिए, उल्टा हाथ लेकर गए। हमेशा बायां दायां जब भी निकालना होता है उल्टा हाथ लेकर जाते हैं। नाखून वाला पोर्शन बायां बनाता है, हथेली वाला पोर्शन दायां, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट को इंडिकेट करता है और पाम वाला पोर्शन, हथेली वाला पोर्शन राइट को इंडिकेट करता है। ठीक है, करेक्ट है, ये हो गया। अगली लाइन क्या बोली कि डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी के पड़ोस में डी नहीं आएगा, बस ये याद रख लीजिए। यानी बी के पड़ोस में इन दोनों जगहों पर डी नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर डी कहां कहां पे आएगा? फिर इस हिसाब से भाई, इस हिसाब से डी फिर कहां कहां पर आएगा? अरे ठीक है, देखिएगा इधर, फिर डी कहां कहां पर आएगा ये अगर देखना है मुझे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। ये देखिए, 2 केस बन गए फिर डी के आने के। भाई ए तो यहां फिक्स था, बी यहां फिक्स था। अब बी के पड़ोस में डी नहीं आ सकता, तो ये 2 जगह खाली बची थी। तो आप कहोगे सर डी यहां आ सकता है, कोई व्यक्ति कहेगा कि भैया डी यहां आएगा। तो दोनों केस ले लिए, एक ये केस ले लिया मैंने, एक ये केस ले लिया। ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगला क्या बोला है दोस्तों उसने? नेक्स्ट बोला है कि डी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो देखिए, डी एक व्यक्ति और ई पॉसिबल ही नहीं है, यहां तो बी आ रहा है।
डी एक व्यक्ति और ई पॉसिबल ही नहीं है, यहां तो ए आ रहा है, तो ये नीचे वाला केस तो नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, डी एक व्यक्ति और ई, आप खुद देख लीजिए, दोनों एक ही जगह ले ली थी क्या हमने? ओ सॉरी, एक पोजीशन तो हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, हमने दोनों पोजीशन एक ही ले ली। रुकिए एक सेकंड भाई, एक में तो एक छोड़ के डी को यहां बिठाया है, ठीक है, तो एक में हम एक के पड़ोस में बिठा देते हैं ना, डी को यहां बिठा देते हैं। सॉरी, वो दोनों केस एक ही ले लिए मैंने। हाँ जी, अब देखिएगा इधर, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बिठाना है, तो डी एक व्यक्ति ई पॉसिबल नहीं है, डी एक व्यक्ति ई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस तो। हाँ, इसमें देखिए डी एक व्यक्ति और ई यहां भी आ सकता है, डी एक व्यक्ति और ई यहां भी आ सकता है। तो अभी पहले एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्या बोला है, उसने बोला है दोस्तों, न तो एफ न ही सी ई का निकटतम पड़ोसी और सी बी का पड़ोसी भी नहीं है। अब बताओ, न तो एफ और न ही सी ई का निकटतम पड़ोसी। देखना इधर भाई साहब, चलिए अब ये वाला केस तो रॉन्ग हो गया, इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। और अभी तक नीचे वाला केस सही चल रहा था। नीचे वाला केस क्या था दोस्तों, देखिएगा कि यहां ए है मेरा, यहां बी है मेरा और इस जगह डी है। अब मैं दोनों ही केस ले रहा हूं कि डी एक व्यक्ति और ई, एक केस ये ले लीजिए, और डी एक व्यक्ति और ई एक केस ये ले लीजिए, ठीक है, सिंपल सा। अब उसने क्या बोला कि सी बी का पड़ोसी नहीं है, यही तो बोला था उसने। देखिए लास्ट लाइन देखिए कि सी बी का पड़ोसी नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर सी बी का पड़ोसी नहीं है तो सी के आने की एक ही जगह है। अगर सी बी का पड़ोसी नहीं है तो सी के आने की एक ही जगह है। और साथ ही साथ उसने क्या बोला कि न तो एफ और न ही सी ई का पड़ोसी है, यानी एफ के आने की जगह ये हो गई, तो न तो सी और न ही एफ ई का पड़ोसी है। अब बताओ, एफ के आने की जगह ये हो गई। अब बताओ, इस हिसाब से न तो सी और न ही एफ ई के पड़ोसी होने चाहिए थे, परंतु यहां तो ये ई का पड़ोसी हो रहा है। तो ये केस तो हो गया रॉन्ग, ये केस हो गया राइट। हमारा क्वेश्चन राइट हो गया, हमने बना लिया है, यानी हमको डाटा बढ़िया तरीके से दे रखा है जिसके अंदर हम ये बता पाए कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ है। ये आप खुद देख लीजिए, यानी फर्स्ट वाले से हमारा आंसर आ गया, यानी फर्स्ट वाला डाटा सफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले से अगर आंसर आ गया तो सेकंड वाले को चेक नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा हमेशा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको लगता है यार फर्स्ट से आंसर आ गया तो अब सेकंड वाले को चेक नहीं करना है। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, याद करिए, कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही अगर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या देखिएगा इधर, यदि फर्स्ट से भी आपका आंसर आ रहा है और सेकंड से भी आपका आंसर आ रहा है, तो याद रखिएगा ये आइदर और का केस बनाता है डाटा सफिशिएंसी में। लेकिन अगर आपका फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा और सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा और दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे डी ऑप्शन। अगर आपका फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आपका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन टिक करेंगे ई ऑप्शन। यदि फर्स्ट से आपका आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट से आपका आंसर आ रहा है और सेकंड से आपका आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन टिक करेंगे ए ऑप्शन। यदि फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा और सेकंड वाले से आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन टिक करेंगे बी ऑप्शन। तो फिलहाल तो फर्स्ट से आंसर आ रहा है, अब सेकंड वाले को चेक करेंगे कि भैया आंसर जो है सेकंड वाले से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, सेकंड वाले को क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, बी और सी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, सबसे पहले फटाफट से वही 6 लोग ले लेंगे, ठीक है, करेक्ट है, ये देख लीजिएगा, ये ले लिए हमने 6 लोग, सारे के सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये 2 केस बना लिए ताकि समय बच जाए हमारा, ठीक है, सारे किधर के किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। देखिए बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूं कि डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, कोई सा भी टॉपिक आ सकता है उठ के, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो देखिएगा इधर, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे। अब देखिए आप, केस 100% यही बनेगा, चाहे इधर से गिनोगे तो भी बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, चाहे इधर से गिनोगे तो भी बी और सी के बीच में 2 लोग। अगला बोला है कि डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है और ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं। भैया सबसे पहले तो
ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि अगर बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, तो इन दोनों जगहों पर ई नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि बी या ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई के आने की ये दो जगह हो गई। तो पहले केस में ई को हम यहां ले लेते हैं, दूसरे केस में हम ई को यहां नीचे ले लेते हैं। ठीक है, करेक्ट है, दोनों केस ले लिए। अब ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। ई खुद किसके, एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। ई खुद किसके, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठना चाहिए। तो इस हिसाब से तो एफ यहां होना चाहिए, तभी तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई आएगा। तो ये वाला केस तो हो गया रॉन्ग, ये तो बना नहीं सकते। सही है, करेक्ट है। चलिए आ जाइए अगली लाइन। इससे पहले वाली लाइन क्या थी, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब बताओ भाई, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर ए यहां आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी यहां है। तो इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी हमें पता लग रहा है कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपका फर्स्ट से तो आंसर आ ही रहा था, क्या फर्स्ट से तो आंसर आ ही रहा था, आपका सेकंड से भी आंसर आ रहा है। यानी कि भैया दोनों से अब आपका आंसर आ रहा है, फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है। तो ये केस आपका बनेगा आइदर और का। किसका केस बनेगा, आइदर और का, अर्थात या वाली स्थिति बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, या वाली स्थिति। क्या बनेगी, या वाली स्थिति बनेगी अब आपकी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कि सिटिंग अरेंजमेंट भी डाटा सफिशिएंसी में आ सकता है, तो पजल भी डाटा सफिशिएंसी में आ सकता है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी डाटा सफिशिएंसी में आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आ सकता है, और कोडिंग डिकोडिंग भी डाटा सफिशिएंसी में पूछा जा सकता है। या इसके अलावा रैंकिंग के रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्रम निर्धारण वाले। अच्छा, अगला प्रश्न दोस्तों, मैंने आपको यह बोला था जिसके अंदर देखिए 6 व्यक्तियों की आयु, एक परिवार है उसमें 6 व्यक्ति हैं, उनकी सबकी अलग अलग आयु दे रखी है। तो आपसे यह पूछा था कि परिवार में कौन सबसे छोटा व्यक्ति है। ठीक है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब हमको यह बताना है कि यंगेस्ट कौन है। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग। ठीक, अब पहले वाले डाटा को देखिए, अब आप क्या दिया हुआ, एल केवल 3 व्यक्तियों से बड़ा है, एम और एन की आयु के बीच 3 व्यक्तियों की आयु है। अब बताओ आप, इससे आपका क्लियर हुआ यार, 6 लोग थे परिवार में, डाटा आपको सिर्फ 3 लोगों का ही दे रखा है। देखिए एल, एम और एन दिख रहा है। चलिए आपने मान लीजिए सपोज करिए अरेंज करना स्टार्ट भी कर दिए, तो आपको क्या बोला है कि एल केवल 3 व्यक्तियों से ही बड़ा था, एल केवल 3 व्यक्तियों से ही बड़ा था भाई साहब, अर्थात बाकी के 2 व्यक्तियों से छोटा है। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं यार, अगर L 3 व्यक्तियों से बड़ा है, इसका मतलब L बाकी के 2 व्यक्तियों से छोटा भी है ना। आगे M और N की आयु के बीच 3 व्यक्तियों की आयु है। अब बताओ M और N की आयु के बीच में अगर 3 व्यक्तियों की आयु है, तो अलग अलग केस बन गए यहीं पर। बताइए कैसे बन गए अलग अलग केस। देखिए L को तो यहीं रखिए आप, देखिए L को तो आप यहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको यहां लेना है कि M और N की आयु के बीच में 3 व्यक्तियों की आयु है। तो सपोज करो अगर M यहां आया, फिर 3 व्यक्तियों की आयु, तो फिर इस जगह N आ जाएगा। पर जरूरी है क्या, अगर इस जगह N आ गया तो इस जगह M आ जाएगा। चलिए इस वाले केस में देखिए, अगर मान लीजिए M यहां आया, फिर उसके बाद 3 व्यक्ति और फिर N यहां हो सकता है, तो भैया केस ये भी हो सकता है कि N यहां आ जाए, M यहां आ जाए। तो फर्स्ट वाला तो सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि भैया किसकी आयु सबसे कम है, क्योंकि यहां तो खाली स्थान है और यहां N और M में से किसकी है हमें नहीं पता। चलिए फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड वाले से करते हैं, ठीक है ना। जब फर्स्ट से आपका आंसर ना बने तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले से चेक करोगे। आइए सेकंड वाले से चेक करते हैं। N M से बड़ा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि N व्यक्ति जो है वो M से बड़ा है, जो सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। अब आप सभी लोग जानते हैं जो के बाद वाला सेंटेंस, जो के बाद यानी कि जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, हु, हुम, हुज, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए, याद रखिएगा कि जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए कहा जाता है, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से
समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं जब मैंने पजल पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है, तो हु के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए कहा जाता है? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो यहां पे जो लाइन दे रखी है कि क्या पढ़ेंगे कि एम सबसे छोटा व्यक्ति नहीं। अब बताओ भाई साहब, एम सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है और एन एम से बड़ा है, तो देखिएगा इधर एन एम से बड़ा है, यानी टोटल 6 लोग ले लेता हूं मैं पहले। ये एक व्यक्ति, ये 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लोग हो गए। ध्यान से देखना, ये 6 लोग हो गए। अब m सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है तो m उससे पहले कहीं भी आ सकता है, लेकिन n m से भी बड़ा है। अब देखो क्या बोला है कि p q से बड़ा है और l से छोटा है। देखना इधर, m सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अगर n यहां आया तो m यहां आ सकता है, अगर n यहां आया तो m यहां आ सकता है, और उसके साथ साथ p q से बड़ा है और l से छोटा है। तो देखिए आप कहेंगे सर p जो है वो q से तो बड़ा है, p q से बड़ा है और l से छोटा है, ये केस हो सकता है एक। अब लास्ट में जो बच गया, इस हिसाब से लास्ट में कौन बच गया? ओ बच गया, तो आप कहोगे कि ओ यहां आ जाएगा। परंतु केस ये भी तो बन सकता है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा कि मान लो ओ आगे ही आगे हो, क्योंकि उसके बारे में तो दिया नहीं है, उसके बाद एल हो, उसके बाद पी हो, ठीक है, उसके बाद आपका एन आ जाए, फिर एम आ जाए और फिर क्यू आ जाए। देखो कंडीशन तो तब भी सेटिस्फाई हो रही है कि देखिए एन एम से बड़ा है, बिल्कुल हमने एन को एम से बड़ा ही रखा है। जो सबसे छोटा व्यक्ति नहीं था, एम सबसे छोटा व्यक्ति नहीं था। पी क्यू से बड़ा है, बिल्कुल पी को हमने क्यू से बड़ा रखा है और एल से छोटा रखा है, तो केस ये भी बन रहा है, तो केस ये भी बन रहा है, केस ये भी बन रहा है। केस अब और भी बहुत सारे बनेंगे, जरूरी नहीं है यही बने, केस और भी बहुत सारे हो सकते हैं भाई साहब, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। हो सकता है कि एन आगे या एन आगे आ जाए, फिर उसके बाद ओ आ जाए, एल आ जाए, पी आ जाए, एम आ जाए, क्यू आ जाए, तो भैया केस बहुत सारे हो सकते हैं। सही है कि नहीं है? फिर से देखिए आप, एन एम से बड़ा है, ध्यान से देखिए, पी क्यू से बड़ा है और एल से छोटा है, ओ इस जगह ले लिया, तो लास्ट में पता नहीं चल रहा कि कौन सबसे छोटा है। तो यानी सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है मेरे भाई, फर्स्ट वाला तो सफिशिएंट नहीं था, सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए। अब आप सीख चुके हो कि सर अगर फर्स्ट वाला सफिशिएंट ना हो, सेकंड वाला सफिशिएंट ना हो, तो सीधा हम डी और ई ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, अर्थात दोनों को कंबाइन कर देते हैं। डी और ई तभी अप्लाई हो सकते हैं जब दोनों से ही आंसर आपका ना बन रहा हो। अब दोनों डाटा को एक साथ कंबाइन करते हैं, चलिए कंबाइन करते हैं और अब बनाते हैं। क्या बोला था कि एल केवल 3 व्यक्तियों से ही बड़ा है, यानी एल की पोजीशन फिक्स थी। ये देखना इधर मेरे भाई, मैंने एल की पोजीशन फिक्स कर दी है क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि एल केवल 3 व्यक्तियों से ही बड़ा है, एल केवल 3 व्यक्तियों से ही बड़ा है भाई साहब, अर्थात बाकी 2 व्यक्तियों से छोटा है एल। अगला उसने क्या बोला था यहां पर देखिए कि पी क्यू से बड़ा है और एल से छोटा है। अब बताओ भाई साहब, पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है और एल से छोटा है। अब लेकिन एक चीज देखना, उसने लास्ट में बोला था कि एम सबसे लास्ट में नहीं आना चाहिए। एम जो है उसने इस वाली लाइन में बोला था कि एम सबसे छोटा व्यक्ति नहीं, एम को सबसे छोटा नहीं बनाना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिएगा इधर, और इसके अलावा साथ साथ ये भी बोला था कि एम और एन की आयु के बीच में 3 व्यक्तियों की आयु है। अब एम और एन के बीच में अगर 3 व्यक्तियों की आयु है तो 100% दोस्तों यहां पर देखिए एम को अगर मैं यहां बना लूं और एन को यहां बना लूं, तो देखिए एम और एन की आयु के बीच में 3 व्यक्तियों की आयु है, एन एम से बड़ा है, एन को मैंने एम से बड़ा भी रखा है। अब इस लाइन को अगर मैं अरेंज कर लूं जिसके अंदर ये बोला गया था कि पी क्यू से बड़ा है और एल से छोटा है, तो देखिए ये पी क्यू से देखिए बड़ा हो गया, पी को मैंने क्यू से बड़ा बना दिया है और एल से छोटा बना दिया है, और जो लास्ट में व्यक्ति बचा है ओ, वो यहां आ जाएगा। तो दोनों कंडीशनों को अगर आपस में ज्वाइंट कर दूं तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो 100% सबसे छोटा ये निकल कर आ गया जब दोनों को मैंने कंबाइन किया। ठीक है, जब दोनों को क्या किया गया, कंबाइन किया गया। यानी कि भैया इंडिविजुअली चेक करने पर आंसर नहीं आ रहा था,
लेकिन जब दोनों को कंबाइंड कर दिया तो दोनों को कंबाइंड करने के बाद में आंसर निकल के आ रहा है यस सर, एल यहां, ठीक है, और एम और एन के बीच में 3 लोग होने चाहिए थे, तो मैंने एन को आगे रखा, फिर 3 लोग और एम को बनाया, क्योंकि एम को लास्ट में तो बना नहीं सकता था, एम सबसे छोटा तो नहीं था। उसके बाद फिर आपने कहा कि सर एल जो था, ठीक है, ये एल वो बड़ा था किससे, पी से, और क्यू जो था वो पी से छोटा था। तो यहां देखिए P को मैंने Q से बड़ा बनाया और L से छोटा बनाया, ये जगह बन गई। लास्ट जगह O के लिए बच गई थी, ये O के लिए आ गया, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के बाद में आंसर आ गया। और अगर दोनों को कंबाइन करने के बाद में दोस्तों आंसर आ जाए तो आप सभी लोग भली भांति अच्छे से जानते हो कि वो ऑप्शन E बनाता है। आंसर इस प्रकार से आता है, यदि दोनों कथनों 1 और 2 में दिया गया डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि दोनों को मिलाकर प्रश्न का आंसर अगर आ रहा है तो हम आंसर ई टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ई ऑप्शन। अब मेरे भाई ध्यान से एक चीज और छोटी सी चीज है, उसको भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इधर, इस प्रश्न को देखिएगा। हमें बोला गया है कि 8 व्यक्ति हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, डब्ल्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब देखो जरूरी नहीं कि हर बार आप जो है पूरा का पूरा अरेंजमेंट करो और उसके बाद ही निकालो कि आंसर क्या है। आप सबसे पहले बस मेरे को एक इतनी सी छोटी सी बात बता दो, आपसे डब्ल्यू के ठीक दाएं पूछ रहा है ना, क्या इस लाइन में डब्ल्यू दिया है आपको, क्या फर्स्ट वाले 8 लोग हैं, 3 लोगों का डाटा दे रखा है यार, सिर्फ 3 लोगों का डाटा है, क्या W इस लाइन में है, इस लाइन में कहीं पर भी आपको W दिख रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि हर बार आप आंसर निकाल पाओगे, जी नहीं। आपको सबसे पहले चेक ही ये करना है कि जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है वो है या नहीं है, दे ही नहीं रखा तो इससे आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब इससे आंसर नहीं आएगा। सेकंड वाले को देख लेते हैं, सेकंड वाले में क्या है कि भैया 8 लोग थे, सारे वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, डब्ल्यू के ठीक दाएं कौन है ये पूछा है, इस लाइन में जरूर डब्ल्यू दिया है। तो आप कहोगे कि सर ये ले लीजिए, 8 लोग ये बनाए हमने, ये सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये भी बना दिया, ठीक है। अगला क्या है, एक्स वी की ओर देख रहा है, तो सर एक्स को यहां बनाता हूं, वी को यहां बनाता हूं, एक्स वी की ओर उन्मुख है, देख रहा है। फिर आगे जो वर्ड का दे रखा है, ठीक है, जो W और Y का निकटतम पड़ोसी है, तो जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होता है, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। ये तो आपने पढ़ा ही है ना कि जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होता है, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि हु के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा दोस्तों, जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर कौन है, वी, तो वी W और Y का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, ये रहा वी। अब अगर ये वी W और Y का निकटतम पड़ोसी है तो आप कहोगे सर W यहां आएगा तो Y यहां आएगा, फिर आप कहोगे सर अगर W यहां आया तो Y यहां भी आ सकता है। क्लियर तो नहीं हुआ कि ठीक है W और Y का निकटतम पड़ोसी है, परंतु W यहां आया तो Y यहां, परंतु W अगर यहां आया तो Y यहां, ये केस तो बनेगा ही ना, ठीक है। अब प्रश्न क्या था कि W के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। सर अगर W यहां आया तो ज्ञात नहीं कर सकते कि दाएं कौन है, दाएं कौन है पता नहीं। अगर मान लीजिए W यहां आया, इस जगह इस वाले केस में यहां आया, तो दाएं कौन है पता नहीं, परंतु W यहां आया तो इस हिसाब से आंसर भी आ रहा है। तो भैया दो आंसर थोड़ी ना बनेंगे, आंसर तो एक ही आना चाहिए ना। तो अब आप कहोगे सर सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आया, फर्स्ट वाले से तो आंसर वैसे ही नहीं आया क्योंकि W है ही नहीं उस लाइन में, आप खुद देख लीजिए वहां पे है ही नहीं W उस लाइन में। लेकिन सेकंड वाले से भी नहीं आया क्योंकि पता ही नहीं है कि W किधर है। W यहां बैठेगा तो यहां कौन है पता नहीं, W यहां बैठा तो यहां पता है कि भी, तो दो आंसर नहीं दे सकते। अच्छा चलिए ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों से ही आंसर नहीं आ रहा तो सीधा आगे कहां चले जाते हैं हम, जब दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है। चलिए अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये लीजिए, ये सर्किल बनाया हमने, ये 8 लोग बना देते हैं, ठीक है, करेक्ट है। ये सारे के सारे किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, उसने कहा था पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, इसको तो ले लो, एक्स और वी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को यहां ले लो, वी को यहां ले लो, एक्स और वी को एक दूसरे की तरफ देखते हुए बना लो, ठीक है, करेक्ट है। यहां देखिए
Z Y के ठीक दाएं बैठा हुआ है, फिर जो वर्ड यूज हुआ है, जो X के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी हु के बाद वाला ये सेंटेंस किसके लिए यूज होगा? जस्ट बिफोर, यानी किसके लिए? Y के लिए। यानी कि हु के बाद वाला, जो के बाद वाला ये सेंटेंस, X वाली जो लाइन है ये किसके लिए बोली जा रही है? ये लाइन Y के लिए बोली जा रही है। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको कि Y X के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये रहा X नीचे देख रहा है, नाखून वाला पोर्शन बायां बनाएगा, तो आप बोलोगे बायां पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों Y यहां आ गया, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। Y X के बाएं तीसरे स्थान पर यहां बना दिया, और Z Y के ठीक दाएं बैठा था। सर Y जहां भी बैठा है उसके ठीक दाएं, देखिए अब ये Y अंदर की तरफ देख रहा है, हथेली वाला पोर्शन इधर है, तो Z यहां आ जाएगा, तो Z Y के ठीक दाएं वो तो यहां आ गया, ठीक है। यानी पहली वाली लाइन तो अरेंज कर ली है। अब इसको देख लेते हैं। X V के सम्मुख था, ये तो ठीक है। जो W और Y का निकटतम पड़ोसी है, तो ये किसके लिए बोल रहा है? जो के बाद वाला सेंटेंस V के लिए बोल रहा है कि V W और Y का निकटतम पड़ोसी है। अब अगर V W और Y का निकटतम पड़ोसी है जिसमें Y की पोजीशन फिक्स है, तो इसका मतलब W यहां आ जाएगा। आ गया W यहां। कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में अभी तक डाटा नहीं दिया है? S और T के लिए। अब सपोज करिए दोस्तों S यहां आ गया तो T यहां आ जाएगा, परंतु अगर S यहां आ गया तो T यहां आ जाएगा। इनका क्लियर नहीं हुआ। S और T कहां पर आएंगे ये क्लियर नहीं हुआ। S यहां तो T यहां, S यहां तो T यहां, इनका क्लियर नहीं। अब मेरे भाई ध्यान से और आंखें खोलकर देखिए, भले से S और T की पोजीशन क्लियर ना हुई हो, हमसे तो प्रश्न में W के ठीक दाएं पूछा है कि W के ठीक दाएं कौन है, तो भैया W की पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है। ये रहा W, इधर लेकर जाएंगे हम उल्टा हाथ, नाखून वाला पोर्शन बायां बनाएगा, हथेली वाला पोर्शन दायां बनाएगा, तो ये ले लीजिए W के ठीक दाएं कौन है? वो V है। सर आंसर हम 100% निकाल पा रहे हैं। तो हमें यही चेक करना होता है, क्या हम आंसर निकाल पा रहे हैं? इंडिविजुअल एक को चेक किया, नहीं निकाल पाए। इंडिविजुअल दो को चेक किया, नहीं निकाल पाए। हां, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करने के बाद में हम 100% बोल सकते हैं कि भैया W के दाएं V है, ठीक है। लेकिन यहां पर 100% श्योर नहीं थे। अगर W की पोजीशन ही क्योंकि क्लियर नहीं थी, W के दाएं यहां कौन है व्यक्ति दे ही नहीं रखा अभी, तो यहां W के दाएं V जरूर हो रहा था, तो दो केस बन रहे थे, ठीक है। इसलिए सेकंड वाले को गलत किया था। और इस प्रश्न को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप लोग डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को चेक करेंगे या उसके अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का कंसेप्ट दे देगा, तो आपको एक चीज परमानेंटली याद रखनी है कि आपका पूरा अरेंजमेंट सही तरीके से अरेंज हो या ना हो, उनमें दो व्यक्तियों की पोजीशन क्लियर हो या ना हो, लेकिन जिसके बारे में अगर आपसे पूछा गया है वो क्लियर है, तो बस हमारा आंसर आ जाए। हमसे तो W के लिए बोला था, W क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट, अगला देख लीजिए। बनाओ भाई साहब, इस वाले प्रश्न को करिए एक बार। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है कि ए का रिलेशन क्या है बी से, क्योंकि ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी आपको रिलेशन निकालना है ए का, कि ए का बी के साथ क्या संबंध है, ठीक है। आइए, अब वो बोल रहा है दोस्तों पहला वाला, ध्यान से देखिएगा, ए का बी के साथ क्या संबंध है जी। इस लाइन में सर ए भी है बी भी है, तो हम संबंध निकाल सकते हैं। सर इस लाइन में भी ए भी है और बी भी है, तो क्या हम संबंध निकाल सकते हैं? आइए चेक करते हैं। फर्स्ट वाले से चेक करते हैं। पहले फर्स्ट वाले में बोला है कि सर सी ए का पिता है। सी व्यक्ति जो था वो सर ए का पिता था, तो पिता ऊपर बनेगा, संतान नीचे बनेगी, और बी का भाई है। तो देखिए आप सभी लोगों को मैंने दो ही कंसेप्ट सिखाए पूरी की पूरी रीजनिंग के अंदर। यूं मान के चलिएगा ओवरऑल जितने भी आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे उन सब के अंदर, कि मेरे भाई अगर जो का कंसेप्ट आता है, जो जिसका उसका उसे उससे, तो उसके लिए तो बोला गया है कि जो के बाद वाला सेंटेंस तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है। परंतु अगर कंसेप्ट और का आ जाता है, और या तथा लेकिन किंतु परंतु, तो याद रखिएगा कि हमेशा और के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो किसके लिए कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। जो के लिए तो क्या बोला था? जस्ट बिफोर। लेकिन और के लिए क्या बोला है? एंड और बट, इफ और बट, ये वर्ड्स आ जाएं तो ये वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? सी। तो पढ़िए भाई साहब, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ध्यान से देखिए कि सी ए का पिता था,
अब ए बेटा भी हो सकता है, ए बेटी भी हो सकती है, क्योंकि पिता तो पुत्र का भी हो सकता है और पिता जो है पुत्री का भी हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, और बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, सी। ये सी जो है बी का भाई है, यानी इस जनरेशन में बना दिया उसको, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये लाइन बन गई। टी का केवल एक बच्चा है और सी से विवाहित है, बताओ भाई साहब, और का सेंटेंस आ गया। फिर देखिए और वाला सेंटेंस आ गया, और के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड वाला, एंड के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, डी। अब देखिए डी हैज ओनली वन चाइल्ड, तो दो चीजें हो गई ना, डी और चाइल्ड। और उसके बाद एंड के बाद ये मैरिड टू सी, तो ये सी वाली बात किसके लिए बोली जा रही है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, सी से विवाहित है, कौन विवाहित है, डी। सी से विवाहित कौन है, डी, ऐसे बना दिया आपने, ये बन गए सी और डी पति पत्नी। ठीक है, अब लाइन क्या थी, डी का केवल एक बच्चा है, तो बिल्कुल डी का केवल एक ही बच्चा है। अब हमसे रिलेशन क्या पूछा था, ए का बी के साथ क्या संबंध, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, क्या ए का जेंडर क्लियर है। उसने बच्चा बोला है कि डी का एक बच्चा है, अब वो मेल है या फीमेल है ये तो क्लियर ही नहीं है, ए का जेंडर ही क्लियर नहीं है। अरे बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, बी मेल है या फीमेल है। सी बी का भाई था, सी बी का भाई था, परंतु बी सी का भाई था या बी सी की बहन थी, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। क्योंकि भैया भाई का भी भाई हो सकता है तो बहन का भी तो भाई हो सकता है, तो सी का जेंडर तो क्लियर था, बी का जेंडर क्लियर नहीं। अब क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि ए बी से किस प्रकार से संबंधित थे, तो ए बी का देखिए भतीजा भी हो सकता है, ए बी का क्या हो सकता है, भतीजा। देखना इधर, अगर ये मेल कैंडिडेट हुआ, अगर ये बी जो है मेल कैंडिडेट हुआ, तो देखिए इधर भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या हो जाएगा, भतीजा। परंतु अगर भाई की बेटी हुई तो क्या हो जाएगी, भतीजी, है ना, भतीजा या भतीजी। भाई का बेटा भतीजा और भाई की बेटी भतीजी, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर नहीं है ना, ए का भतीजा है या भतीजी है, क्लियर नहीं है, आप खुद देख लीजिए, भतीजा है या भतीजी है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। करेक्ट है, बात समझ में आ रही। चलिए, ए का क्लियर नहीं है कि ए कौन है, ए भतीजा है या भांजा, भतीजा है या सॉरी भतीजी है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला करते हैं। अब फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा, अब सेकंड वाला किया जाएगा दोस्तों। चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है, ए डी से विवाहित है, ध्यान से देखिएगा, ए डी से विवाहित है, दोनों शादीशुदा है, मैरिड है। ठीक है, सी बी का नेफ्यू है जो डी का भाई है, तो आपको फिर से पता लग गया कि जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा, जस्ट बिफोर। जो के लिए याद रखना है जस्ट बिफोर, और के लिए याद रखना है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, करेक्ट है, दोनों ही आ गए एक ही प्रश्न में, और वाला भी आ चुका है, तो और किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, जो किसके लिए, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो आपने यहां देखा कि बी डी का भाई है, लो भाई साहब, बी जो है, बी का जेंडर क्लियर है, बी डी का भाई। देखना, ए डी से विवाहित है, अब मेल कौन है फीमेल कौन है, क्लियर नहीं है। फिर आगे दिया था सी बी का नेफ्यू है जो डी का भाई है, तो डी का भाई कौन है, बी, कि बी डी का भाई है। हु के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा, जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर कौन है, बी, तो क्या पढ़ेंगे, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो बी को डी का भाई बना दिया। अब ये बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है, डी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए, सी बी का नेफ्यू है, अब बताओ बी का नेफ्यू कौन होगा। ठीक है, ये नेफ्यू हो गया, भतीजा या भांजा दोनों इंक्लूड होता है, याद रखिएगा, नेफ्यू, नेफ्यू में भतीजा भी आता है, भांजा भी आता है। तो ये लीजिए, सी को बना दिया कि सी बी का नेफ्यू है। ठीक है, आगे देखिए, सी ए का पुत्र है, बताओ सी जो है वो ए का पुत्र है, तो बिल्कुल है। अगर इसका भतीजा या भांजा हो गया तो इसका तो भाई साहब क्या होगा, पुत्री होगा ना। अब ध्यान से देखिए, ए और डी का जेंडर यहां भी क्लियर नहीं है। अगर ए मेल हुआ तो डी फीमेल होगा, परंतु अगर ए फीमेल हुआ तो डी मेल होगा, जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमसे रिलेशन पूछा था कि ए बी से किस प्रकार से संबंधित थे, तो देखिए ए बी का कौन लगा, बी के भाई की अगर पत्नी हुई तब ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। बी के भाई की पत्नी अगर ये हुई तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, जिसको हम भाभी बोलते हैं।
परंतु अगर बी की बहन का पति हुआ तब ये जीजा हो जाएगा। बी की बहन का अगर पति हुआ तो ये जीजा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो दो आंसर निकल रहे हैं। एक आंसर तो निकल रहा है दोस्तों सिस्टर इन लॉ, कि ए बी की सिस्टर इन लॉ है, ए बी की या तो सिस्टर इन लॉ हो जाए या फिर ए बी का ब्रदर इन लॉ हो जाए, ब्रदर इन लॉ हो जाए। दो आंसर निकल रहे हैं भाई साहब, ए बी का सिस्टर इन लॉ हो जाए या ए बी का ब्रदर इन लॉ हो जाए। यानी कि अगर ए बी की भाभी भी हो सकती है और ए बी का जीजा भी हो सकता है। तो दोनों से ही आंसर नहीं आ रहा। फर्स्ट से भी मेरा आंसर नहीं आया यार, और सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं आया कतई। फर्स्ट से तो मेरा आंसर नहीं आया, सेकंड वाले से भी मेरा आंसर नहीं आया, और दोनों को कंबाइन करोगे ना तो भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस वाले केस में तो सी ए का बेटा बन रहा है, आप देख लीजिए, है ना। इस वाले केस में तो सी ए का क्या बन रहा है, बेटा बन रहा है, सी ए का पुत्र बन रहा है। और ऊपर वाले केस में सी ए का पिता बन रहा था, इस वाले केस में सी ए का बेटा बन रहा है, और उस वाले केस में सी ए का पिता बन रहा था। तो भैया दोनों से ही आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी आंसर नहीं आया, और दोनों को कंबाइंड करने के बाद भी आंसर नहीं आया। तो जब दोनों को कंबाइन करने के बाद भी अगर आपका आंसर ना आए तो ऑप्शन कौन सा टिक करते हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं है। आ जाइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखिएगा। फिर से देखिएगा, एक परिवार में फिर से दे दी है 6 सदस्य। कौन एक्स के बहन की पुत्री है? हमें ये बस ये निकालना है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी डॉटर ऑफ एक्स सिस्टर। ठीक है, क्या बोला है, डॉटर ऑफ एक्स सिस्टर, अर्थात कौन एक्स के बहन की पुत्री है। चलिए फर्स्ट वाले से चेक करते हैं। देखिए, U इज द डॉटर ऑफ V। U जो है वो डॉटर है किसकी, V की। अब पिता की भी पुत्री हो सकती है तो माता की भी पुत्री हो सकती है, V का जेंडर क्लियर नहीं है। U डॉटर थी, U V की पुत्री थी, तो पिता की भी पुत्री हो सकती है तो माता की भी पुत्री हो सकती है। आगे, X Z का ब्रदर इन लॉ है, Y V का पिता नहीं है। अब बताओ, Y V का पिता नहीं और X Z का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगर Y V का पिता नहीं है, ये जब लाइन जब आती है ना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। उसने बोला है कि Y V का पिता नहीं, तो Y V का कौन है फिर? Y V का कौन है? क्या Y V की माता है? ठीक है, पिता नहीं है तो क्या माता है? क्या Y V की बहन है? क्या Y V का भाई है? बहुत सारे केस हो सकते हैं ना। आगे, X Z का ब्रदर इन लॉ है। कौन? X किसका? Z का ब्रदर इन लॉ। तो X और Z को भी कहां बनाऊं? अगर X Z का ब्रदर इन लॉ है, बताइए आप, अगर X Z का ब्रदर इन लॉ है तो क्या यहां बना दूं? ये देखिए, अगर इन दोनों की शादी करा दूं तो ये केस बन जाएगा X Z का ब्रदर इन लॉ, यानी क्या हो गया, देवर हो गया। सही है कि नहीं? हो गया, X Z का ब्रदर इन लॉ हो गया इस केस के हिसाब से। इस केस के हिसाब से देखिएगा, X Z का ब्रदर इन लॉ, तो केस ये भी बन सकता है कि Z यहां ले लो, X को यहां ले लो, X Z का ब्रदर इन लॉ है। X Z का ब्रदर इन लॉ यानी कि इस केस में क्या हो गया, जीजा हो गया। जेड की बहन का पति जीजा, वो भी ब्रदर इन लॉ होता है। या फिर भाई साहब जेड के पति का भाई, वो भी ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, तो दो केस बन रहे, क्लियर ही नहीं है भाई साहब। कौन एक्स की बहन की पुत्री है, हमें क्या पता। एक्स, इस वाले केस के हिसाब से एक्स की बहन की पुत्री ये हो रही है, इस वाले केस के हिसाब से एक्स की बहन की, एक्स की कोई बहन ही नहीं है। तो फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले से आप आंसर नहीं बता सकते, फर्स्ट वाला सफिशिएंट नहीं है आंसर बताने के लिए, क्योंकि दो दो केस बन रहे। चलिए सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड क्या है, Y की 2 संतानें, बहुत अच्छी बात है, ये Y ले लीजिए, उसकी 2 संतानें ले ली हमने, और Z W का सन इन लॉ है। अब Z को कहां बनाऊं, W को कहां बनाऊं, क्लियर ही नहीं। ठीक है, वो बोल रहा है सन इन लॉ यानी कि दामाद। Z इज द सन इन लॉ ऑफ W, Z W का दामाद है।
अब बताओ जेड अगर डब्लू का दामाद है तो ये लीजिए डब्लू और वाई की शादी करा दीजिए, उसकी एक पुत्री ले लीजिए, तभी हो सकता है कि जेड डब्लू का क्या हो जाए, सन इन लॉ हो जाए, दामाद हो जाए। ये जेड डब्लू का सन इन लॉ कब हो सकता है, जब जेड डब्लू और वाई की शादी करा दीजिए, यानी इन दोनों की जो पुत्री होगी उसका जो पति होगा वही तो होगा दामाद। सन इन लॉ मतलब दामाद। तो क्या हमें यहां से ये क्लियर हो रहा है, क्या इस लाइन में कहीं पर भी एक्स दिया है? हमें तो ये बताना था कि एक्स के बहन की पुत्री का है। क्या इस लाइन में एक्स था कहीं पर भी? तो फर्स्ट से तो आंसर आ नहीं रहा था, सेकंड वाले से तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इस लाइन में कहीं पर एक्स ही नहीं है, इस लाइन पर कहीं पर भी एक्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सर फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, तो अब क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे दोनों को कंबाइन करते हैं ना डाटा को। चलिए भैया फर्स्ट और प्लस सेकंड करते हैं। फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, अब कर लीजिए दोनों को कंबाइन, चेक कर लीजिए कि दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आएगा कि नहीं। यू वी की पुत्री बना दी मैंने, ये ले लीजिए, यू को मैंने पुत्री बना दिया है वी की, ठीक है, करेक्ट है, ये बना दिया। अब उसने बोला था कि एक्स जेड का ब्रदर इन लो, एक्स जेड का ब्रदर इन लो है और जेड डब्ल्यू का सन इन लो। ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों लाइनों को देखिएगा एक बार। एक्स जेड का ब्रदर इन लो, एक्स की मान लेते हैं, एक्स की मान लेते हैं दोस्तों, एक्स का मान लेते हैं कि एक भाई है, मान लेता हूं कि एक्स का कोई भाई है और उसकी शादी जेड से हुई है, सपोज करिए, सपोज करिए थोड़ा सा कि एक्स का एक भाई है, ठीक है, और जेड के साथ उसकी शादी हुई है, ये दोनों पति पत्नी है और ये एक मेल कैंडिडेट है। तो अपन बोलेंगे कि एक्स जेड का ब्रदर इन लॉ है, जेड के भाई जेड के पति का भाई यानी कि देवर या जेठ, वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। दूसरा केस क्या कहलाएगा सर, दूसरा केस ये कहलाएगा कि मैं ये मान लूं कि एक्स की एक बहन है, एक्स की एक क्या है, बहन है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जेड की एक बहन है, यूं ले लेते हैं। सर मैं ये मान लेता हूं कि जेड की एक बहन है और उसकी शादी एक्स के साथ हुई है। दूसरा केस ये हो सकता है कि सर जेड की एक बहन ले लेता हूं और उस बहन की शादी अगर एक्स के साथ हुई है, ठीक है, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि एक्स जेड का ब्रदर इन लॉ है, यानी जेड के बहन का पति, बहन का पति यानी कि जीजा, जीजा को भी क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बता। तो देवर जेठ साला जीजा, है ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, देवर जेठ साला जीजा, दो बहनों के पति साडू भाई, ये सब किस में आते हैं, ब्रदर इन लॉ में आते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो आइए अब ये दो केस बन रहे हैं भाई साहब मेरे पास, और उसने साफ साफ बोला है कि जेड डब्ल्यू का सन इन लॉ है। जेड किसका, डब्ल्यू का सन इन लॉ है। सन इन लॉ है अगर तो इसका मतलब मेल कैंडिडेट बनेगा ना, तो जेड फीमेल तो हो ही नहीं सकता फिर इस हिसाब से। भाई जेड अगर डब्ल्यू का सन इन लॉ है, जेड अगर डब्ल्यू का दामाद है, जेड अगर डब्ल्यू का दामाद है, तो फिर ये फीमेल कैंडिडेट तो हो नहीं सकता ना, तो ये वाला केस तो ले नहीं सकता मैं भाई, ये वाला केस तो फिर मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, जेड क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हो गया इस वाली लाइन के हिसाब से कि अगर जेड डब्ल्यू का दामाद है, इसका मतलब इसको हमें मेल कैंडिडेट के रूप में लेना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, ध्यान से आंखें खोल के देख लीजिए, यह लाइन क्या दी थी कि यू वी की पुत्री है, तो यू को मैंने वी की पुत्री बना दिया था। अब अगर इस यू की शादी मैं जेड के साथ करा दूं, देखिए इस यू की शादी दोस्तों मैं जेड के साथ करा दूं, यू की शादी अगर मैं जेड के साथ करा दूं तो 100% मेरे को डब्ल्यू को यहां बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू और वी को पति पत्नी लेना पड़ेगा। डब्ल्यू और अगर वी को मैंने पति पत्नी नहीं लिया तो फिर ये वाला केस नहीं बन सकता। देख लीजिए आप, मैंने डब्ल्यू और वी को ले लिया है पति पत्नी, क्यों ले लिया है, ताकि मैं जेड को डब्ल्यू का दामाद बना पाऊं। डब्ल्यू की बेटी और बेटी का पति कौन हो गया, दामाद, सही है। चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे देखिए क्या बोला था, ऊपर लाइन क्या थी कि यू वी की पुत्री है, एक्स जेड का ब्रदर इन लॉ है, तो ये ले लिया मैंने, एक्स को यहां ले लेता हूं, यहां ले लू इस जगह, ये देखिए एक्स जेड का ब्रदर इन लॉ भी हो गया, जेड की पत्नी का भाई ले लिया, करेक्ट है।
अब आगे क्या बोला था, y की 2 संतानें हैं, उसने यही बोला था ना कि y की 2 संतानें हैं, फिर भी नहीं बन रहा। y v का पिता भी नहीं है, y v का पिता नहीं है, तो कोई बात नहीं, y को v की माता बना देते हैं। y v का पिता नहीं है तो y को v की माता बना सकते हैं, और y की 2 संतानें हैं, तो ये ले लीजिए, y की 2 संतानें बना दी हमने, एक संतान v है और एक और संतान ले लेते हैं, बस हो गया खत्म। ये देख लीजिए, u v की पुत्री नहीं है, u v की पुत्री है, x z का ब्रदर इन लॉ है, बन गया। y v का पिता नहीं है तो बिल्कुल y को v की माता बना दिया, y की 2 संतानें बना दी, और z w का सन इन लॉ है, ये भी बना दिया। अब हमसे पूछ रहा है x की बहन की पुत्री कौन है, तो x की बहन की पुत्री क्लियर ही नहीं हुआ यहां से। x की बहन की पुत्री कौन है हमें क्या पता कौन है। x आ गया, उसकी बहन आ गई, उसकी पुत्री नहीं आ रही, यानी दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा। x के बहन की पुत्री कौन है ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। x के बहन की पुत्री कौन है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। चलिए आ जाइए। तो कभी कभार दोस्तों भयंकर प्रश्न आ जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होंगे और कुछ नहीं। अब जैसे आप डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अभी तक आपने सिटिंग अरेंजमेंट देखा, पजल नहीं देखा, ये देखिए पजल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है डाटा सफिशिएंसी का। क्या बोला है उसने कि 7 व्यक्ति हैं, 1 से लेके 7 मंजिल पर रहते हैं, संख्या 1 नीचे वाली है और शीर्ष वाली सबसे ऊपर वाली संख्या 7 है। हमसे पूछ रहा है कि 5वें माले पर कौन रहता है, 5वें फ्लोर पर कौन रहता है। तो चलिए फर्स्ट वाले को हम लोग करते हैं, ठीक है। टोटल 7 तल बनाने हैं ना भाई साहब, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेता हूं दोस्तों, अदरवाइज फिर नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। ये ले लीजिए, एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींचेंगे तो 7 तल बना पाएंगे। सबसे नीचे 1, उससे ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर ये 7। चलिए क्या बोला है कि F फ्लोर 3 पर रहता है। दोस्तों चलिए बनाते हैं इसको। F जो है वो फ्लोर 3 पर है, F तल 3 पर रहता है। C और F के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो 2 केस बन गए। F एक व्यक्ति और C नीचे आ सकता है, F एक व्यक्ति और C ऊपर आ सकता है। C और D के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो C 3 व्यक्ति और D, C 3 व्यक्ति और D, करेक्ट है। देखिए तो क्लियर नहीं है सर, यहां पर क्लियर नहीं है कि F तो ठीक है तीसरे तल पर रहता है, C और F के बीच में उसने क्या बोला था, एक व्यक्ति रहता है। C और D के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 व्यक्ति और D, 3 व्यक्ति और D, ये केस हो सकता है। तो सर फर्स्ट वाले से तो क्लियर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले से तो ये निकल के आ रहा है कि 5वें फ्लोर पर D और C हो सकता है, तो फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं है सर। चलिए फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आया तो अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड वाले से ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाले से तो हम नहीं पता पाए कि भैया उस फ्लोर पे कौन है, तो अब सेकंड वाले से करते हैं। आ जाओ भाई साहब, सेकंड वाले को करते हैं। ठीक है, सबसे नीचे 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फ्लोर। आइए दोस्तों बनाइए फटाफट से। क्या बोला है उसने, बोला है कि ए उस तल के ठीक ऊपर रहता है जिस तल पर जी रहता है, डी और जी के तलों के बीच कोई भी नहीं रहता है, बी उस तल के ऊपर रहता है जिस तल पर ई रहता है। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो बोला है कि बी उस फ्लोर पर रहता है, साइड में बना रहा हूं, बी उस फ्लोर पर रहता है जिस फ्लोर पर, बी उस फ्लोर के ऊपर रहता है, बी उस तल से ऊपर रहता है जिस तल पर ई रहता है। ठीक है, अब ऊपर कहां, जस्ट ऊपर या गैप के साथ ऊपर, ये क्लियर नहीं है। बीई के तुरंत ऊपर भी हो सकता है, बीई के 2-3 फ्लोर छोड़ के ऊपर भी हो सकता है। इस लाइन को देखना, ए उस तल के ठीक ऊपर रहता है जिस तल पर जी रहता है। अब जी के तो ठीक ऊपर ए ही रहता है और डी और जी के तलों के बीच कोई भी नहीं रहता, डी और जी के तलों के बीच कोई भी नहीं रहता, यानी ये लगातार ऐसे, ये लगातार आएंगे भाई साहब, ये तीनों तो लगातार आएंगे, ए जी डी, और बी और ई का क्लियर नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर मैं मान लूं कि ए जी डी ये तीनों यहां हैं और बी ई से ऊपर यहां रहता है, तो ये केस हो सकता है। या ये केस ऐसे भी हो सकता है कि ई यहां आ जाए, डी जी ए यहां आ जाए
तो बी यहां भी आ सकता है, या ये केस ऐसे भी हो सकता है कि ई तो यहां आ जाए, डी यहां आ जाए, जी यहां आ जाए, ए यहां आ जाए, तो बी यहां आ सकता है। इतने सारे केस बन रहे हैं, यानी सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है आंसर बताने के लिए। फर्स्ट वाला भी सफिशिएंट नहीं था आंसर देने के लिए, सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। अब हम करेंगे भाई साहब, फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा। अब हम दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे। चलिए भैया बनाते हैं, कंबाइन करके चेक करते हैं। 7 फ्लोर लेने हैं ना, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे तो 7 फ्लोर बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। लीजिए भाई साहब, देखिए क्या बोला है सबसे पहले। हाँ, इस वाले केस को बना लेते हैं। ये दोनों केस PFC है ना, तो 5वें पे था DFC, सही है, ऐसे ही था DFC और CFD। इधर लिख दिया मैंने CFD। 5वें फ्लोर पे अभी कौन है, क्लियर नहीं। हाँ जी, अब ये क्या था, AGD इस प्रकार से आने चाहिए, AGD, तो AGD, और इसमें तो AGD आ ही नहीं सकता इधर, तो भाई ये तो साथ में आने चाहिए था ना, AGD तो ऐसे ही आना चाहिए था। और उसने क्या बोला था कि BE के ऊपर है, परंतु तुरंत ऊपर है जरूरी नहीं है, तो इस वाले केस में आ गया BE के ऊपर है। जी बिल्कुल, पीछे वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि AGD लगातार नहीं आ सकते वहां पे। हाँ, ये क्लियर हो गया। ये लीजिए, दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ चुका है, दोनों के कंबाइन करने के बाद आंसर आ चुका है। और ये भी क्लियर हो चुका है कि 5वें फ्लोर पे कौन आता है, तो 5th फ्लोर पे कौन आ रहा है आपका, 5th फ्लोर पे डी आ रहा है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करने के बाद में आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या बनेगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ, कि दोनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा है। फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा। तो ये था पजल का बेहतरीन प्रश्न जो डाटा सफिशिएंसी में पूछा गया। आइए दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। वापस से दिए हैं आपको 7 बॉक्स, ठीक है, और सबसे एक के ऊपर एक रखे हैं। शीर्ष स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा है ये आपसे पूछ रहा है, यानी सबसे ऊपर ही ऊपर शीर्ष स्थान पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा रखा हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, 7 बॉक्स है ना, क्या 7 बॉक्स हैं, तो 7 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 QRS और P और T, 5 ही लोग दे रखे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 5 लोग भी हैं तो हो सकता है कि आंसर वांसर आ जाए। चलिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं भाई। सबसे पहले QR के ऊपर रखा है, जो S के ऊपर रखा हुआ है। तो जो के बाद वाला सेंटेंस दोस्तों आप सभी लोगों को पता है किसके लिए कहा जाता है, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। विच के बाद वाला सेंटेंस, विच के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए कहा जाता है, जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर कौन है, R। तो देखिए QR के ऊपर रखा है, ध्यान से देखिएगा। Q को मैंने R के ऊपर रखा है, जो S के ऊपर रखा गया है, ठीक है, यानी कि R को S के ऊपर रखा गया। Q को तो R के ऊपर रखा ही था, R को S के ऊपर रखा है। P और T के बीच 3 बॉक्स रखे गए। टोटल हमारे पास 7 बॉक्स थे। अब P और T के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो भैया ये तो बड़ी ही नाइंसाफी। जो सबसे निचले स्थान पर, अगली लाइन दी है कि जो सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा, ठीक है, करेक्ट है। विच इज, ध्यान से देखिएगा, विच इज नॉट एट बॉटम मोस्ट पोजिशन, कौन, टी को सबसे बॉटम में नहीं रखा गया। ठीक है भाई साहब, टी को सबसे बॉटम में नहीं रखा गया। अब टोटल 7 बॉक्स रखे गए थे। अब अगर टी को सबसे बॉटम में नहीं रखा गया है तो इसका मतलब टी के बाद कोई ना कोई बॉक्स तो आएगा। भाई टी को बॉटम में नहीं रखा गया है ना, तो टी को यहां रख देते हैं, सही है। पी और टी के बीच में कितने बॉक्स थे, 3 बॉक्स थे, तो ये तीनों बॉक्सों को अगर पी और टी के बीच में रख लूं, देखिएगा इधर ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। उसने बोला है कि टी को सबसे नीचे नहीं रखा है, ठीक है भाई साहब, टी को सबसे नीचे नहीं रखा। मान लो टी को यहां रख दूं तो 3 बॉक्स और पी यहां हो सकता है, सही है, क्योंकि पी और टी के बीच में 3 बॉक्स थे। पर जरूरी है क्या, मान लो टी ऊपर होता, फिर Q होता, फिर R होता, फिर S होता और फिर P होता,
सपोज करिए फिर पी होता, भाई टी को सबसे नीचे नहीं रखा, यही बोला है ना, परंतु टी अगर ऊपर होता फिर ये 3 बॉक्स और ये पी होता, और लास्ट में ये व्यक्ति हो सकता है। तो टोटल कितने थे, 7 बॉक्स लेने थे मेरे को, है ना। तो 3 3 6 3 3 6। अब सातवां जो व्यक्ति है, सातवां व्यक्ति जो है वो सातवां व्यक्ति क्या यहां आएगा, क्या वो सातवां व्यक्ति यहां आएगा, या फिर केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई टी सबसे लास्ट में नहीं हो सकता, पी तो हो सकता है, पी से ऊपर मान लो ये स्थान एस ले लिया, यहां आर ले लिया, यहां क्यू ले लिया, यहां टी ले लिया, और बाकी के जो 2 लोग हैं वो मैंने यहां ले ली। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई साहब शीर्ष स्थान पर किसको रखा है, तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ शीर्ष स्थान पर किसको रखा है। फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले के तो इतने सारे केस बन रहे, और भी केस बन सकते हैं, आप चाहें तो, आप चाहें तो केस और भी बन सकते हैं भाई साहब, ठीक है, करेक्ट है। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि सबसे ऊपर ही ऊपर कौन आ रहा है, और वैसे भी डाटा ही 5 लोगों का दे रखा है। छठे व्यक्ति के बारे में कुछ बोला होता कि वो कहां पे आ रहा है, तो सातवां व्यक्ति ऑटोमेटिकली बैठ जाता, सही है कि नहीं। अब इस वाली लाइन को भी देखो, यू वी के ऊपर और पी के नीचे है, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स रखेगा। फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा, चलिए सेकंड वाले को चेक करते हैं। अब सेकंड वाले को देखना, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, और यू वी के ऊपर और पी के नीचे रखा गया। यू को वी के तो ऊपर और पी के नीचे रखा हुआ है। तो टोटल 4 लोगों का डाटा दिया है, 5वां, 6ठा और 7वां व्यक्ति के बारे में डाटा नहीं है। तो कौन सबसे लास्ट में आएगा ये भी क्लियर नहीं हो रहा, फर्स्ट से भी क्लियर नहीं हो रहा, सेकंड से भी क्लियर नहीं हो रहा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा आपका, अब हम दोनों को करेंगे कंबाइंड। चलिए भाई दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। टोटल 7 बॉक्स हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं भाई साहब, देखिएगा इधर। देखना मेरे भाई, टोटल है 7 बॉक्स, आ जाइए भाई साहब, टोटल 7 बॉक्स हैं। अब देखते हैं इधर, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हाँ पहले इस वाले केस को देख लेते हैं कि टी सबसे लास्ट में नहीं आएगा, टी सबसे लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 बॉक्स, टी सबसे लास्ट में नहीं आएगा। मान लो टी यहां आ जाता हूं, टी और पी के बीच में 3 बॉक्स थे, तो केस ये भी हो सकता है कि पी यहां हो टी यहां हो, सही है ना। केस ये भी हो सकता है कि टी सबसे लास्ट में नहीं आएगा, पी तो आ सकता है, पी के बाद 3 लोग और टी यहां आ जाए। अब इसका उल्टा भी बहुत सारे केस हो सकते हैं भाई साहब, ऐसा थोड़ी कि केस इतने ही बनेंगे, केस बहुत सारे बन सकते हैं। देखिएगा इधर, टी सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए ना, उसने सिर्फ इतना सा बोला है कि टी जो है भैया टी सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए। मैं अगर ये मान लू कि टी ऊपर ही ऊपर आ रहा है, टी यहां आ रहा है, मैं अगर ये मान लू दोस्तों कि टी ऊपर ही ऊपर आ रहा है इस जगह पे, देखिएगा इधर, मैं ये मान के चलता हूं कि टी मान लीजिए यहां ऊपर ही ऊपर आ रहा है, ये कैसे यहां से चेंज कर रहा हूं, टी ऊपर ही ऊपर आ रहा है, 3 लोग और पी यहां आ जाए। टी अगर यहां आ जाए तो पी यहां आ सकता है, ये तो वाला तो ले लिया मैंने, टी यहां आ जाए तो पी यहां आ जाए। हाँ भाई साहब, और क्या हो सकता है, और टी यहां आ जाए तो पी यहां हो जाए, ये भी हो सकता है। बस सबसे लास्ट वाली जगह पर टी नहीं होना चाहिए, यहां टी नहीं होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, सही है। टी यहां नीचे नहीं होना चाहिए, टी यहां हो सकता है। अब अगर मान लो दोस्तों कि टी अगर और ऊपर होता, टी अगर और ऊपर होता, इस जगह टी होता सपोज करिए, तो 3 व्यक्ति और पी यहां भी तो हो सकता है। देखिए टी अगर यहां हुआ तो 3 व्यक्तियों के बाद पी यहां भी हो सकता है। तो सबसे पहले टी और पी की पोजीशन ही बता रहा हूं मैं भाई, टी सबसे लास्ट में नहीं हो सकता ना, टी इससे जस्ट ऊपर हुआ तो 3 लोग और पी हो सकता है, टी और उससे ऊपर हुआ तो 3 लोग और पी हो सकता है। फिर पी को देखिएगा, पी तो भैया हो सकता है, पी के लिए कहा, पी को किसने बोला है कि पी पे तो कोई रुकावट नहीं, पी नीचे भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए ले लिया पी, टी और पी की पोजीशंस ले ली पहले तो। फिर अब मेरे को ये लेना था
कि आर क्यू आर के ऊपर रखा है जो एस के ऊपर रखा है, क्यू आर के ऊपर रखा है और एस के ऊपर रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों साथ में ही आए। अरे यार वो साथ में आया ऐसा कोई रूल थोड़ी है, क्यू आर एस साथ में आया ऐसा कोई रूल थोड़ी है, बस ऊपर रखना है आपको। तो अब उसने बोला कि आर के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, इस लाइन को भी देखना क्या बोला उसने, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं। अगर आर के नीचे केवल 2 ही बॉक्स रखे हैं तो ये केस क्यों ले लिया आपने, नहीं 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 सॉरी ले सकते, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स रखें, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स रखें, आर के नीचे केवल 2 बॉक्स रखें, ये दोनों केस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने ग्रीन से बनाए थे इनको, क्योंकि आर के नीचे 2 बॉक्स लेने थे ना मुझे, तो मैं इस केस को नहीं ले सकता, क्योंकि आर के नीचे मुझे केवल 2 बॉक्स लेने थे, तो ये वाले केस तो वैसे भी नहीं ले सकता। तो भैया आर के नीचे 2 बॉक्स रखे हैं, ये हो गया। चलो भाई आ जाइए, लाइन क्या थी कि यू को वी के ऊपर और पी के नीचे रखा है, ध्यान से देखिएगा इधर, यू को साइड में बना रहा हूं उसको मैं, यू को वी के ऊपर और पी के नीचे बनाना है, इस यू को वी के ऊपर और पी के नीचे बनाना है, सही है ना, यू को वी के ऊपर और पी के नीचे बनाना। इस वाली लाइन के हिसाब से क्या था, क्यू आर के ऊपर और एस, आर एस से ऊपर है, उसने बोला है आर जो एस के ऊपर रखा है, पहले तो इसको बना दो, आर जो एस के ऊपर है, आर जो एस के ऊपर रखा है, तो इस केस में एस यहां और इस केस में एस यहां, सही है ना, आर जो एस के ऊपर है, आर जो एस के ऊपर है, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब लाइन क्या थी, क्यू आर के ऊपर, क्यू आर के ऊपर रखा है भाई साहब, क्यू को आपने आर के ऊपर ही रखा हुआ है, और पी और टी के बीच में 3 बॉक्स थे, सही है, पी और टी के बीच में तो 3 बॉक्स हैं, अब क्यू को आर के ऊपर रखा हुआ है, देखना भैया क्यू को आर के ऊपर रखा हुआ है, और पहली लाइन के हिसाब से क्या था, क्यू को आर के ऊपर रखा है जो एस के ऊपर है, यानी कि आर एस के ऊपर है। अब एक बात बताओ, क्यू को आर के ऊपर बनाना है, कहां बनाऊं, क्यू को आर के ऊपर कहां बनाऊं, क्या क्यू को यहां बना सकता हूं, आप बोलोगे यस सर बना सकते हैं, क्या क्यू को यहां बना सकता हूं, आप बोलोगे यस सर क्यू को यहां भी बना सकते हैं, क्या क्यू को सबसे ऊपर ही ऊपर बना सकता हूं मैं, आप बोलोगे सर यहां भी बना सकते हैं, कहां दिक्कत आ रही है, हमें तो पी और टी को लेना था बस, ऐसे पी और टी के बीच में 3 लोग हों, ठीक है, आर ऑलरेडी एस के ऊपर हम बना ही चुके हैं, या एस को आर के ऊपर बना ही चुके हैं, अब भाई साहब क्यू को लेना है, मेरे को क्यू को लेना है ना, तो क्यू तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, क्यू तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, पी यू वी भी लेना है, पी के नीचे यू और वी आने चाहिए, तो देखिए यहां देखिएगा ध्यान से, पहले वाले केस में कि यू वी के ऊपर है, यू वी के ऊपर है और पी के नीचे है, यू वी के ऊपर है पी के नीचे है, यू वी के ऊपर है पी के नीचे, क्या यू वी के, क्या ये वाला केस हो सकता है, यू वी के तो ऊपर और पी के नीचे होना चाहिए, तो ये केस तो रॉन्ग ही हो गया, पी से बाहर ही हो जाएंगे यू और वी, देखिए यू वी के तो ऊपर और पी के नीचे होना चाहिए, तो अगर पी ही यहां आ रहा है तो यू और वी तो नीचे आ जाएंगे, तो ये केस भी रॉन्ग होगी, तो ये केस एकमात्र केस है जो आपका करेक्ट हो रहा है कि यू वी के तो ऊपर है परंतु पी के नीचे है, क्यू आर के ऊपर है जो एस से ऊपर है, यानी कि आर एस से ऊपर है, टी और पी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और एस भी आर के नीचे बना दिया, तो ये अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो रहा है, दोनों को कंबाइन करने के बाद में आंसर निकाल पा रहे हो आप, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा था, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के बाद में आंसर आ रहा। लव यू ऑल, टेक केयर।